Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today's topic is PHT loss control and cooling load calculation. PHT loss means पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी लॉसेस होते हैं, ठीक है, किस केस में प्रोडक्ट को जब हम विदाउट ट्रीट करे कहीं स्टोर करते हैं तो उनमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली ये इसका वो है कि ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, किस किस मीडिया के थ्रू हम ये लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, या किस किस सिस्टम या मशीनरीज के थ्रू, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें कूलिंग लोड कैलकुलेशंस है कि क्या क्या लोड कैलकुलेशन है, और डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं किसी भी कोल्ड स्टोरेज को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम जानते हैं कि पीएचटी जो भी होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, प्री होता है, एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट मीन्स हार्वेस्टिंग से पहले जो भी काम होगा वो प्री हार्वेस्टिंग होगा, और पोस्ट हार्वेस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करने के बाद उसमें जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे, ठीक है, मिलिंग, श्रेडिंग, कटिंग, चॉपिंग, जो भी वो होंगे हमारे पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर में आएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम किस किस मीडिया के थ्रू हम लोग किसी भी फूड प्रोडक्ट को स्टोर कैसे कर सकते हैं या उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक। सो इसमें पहला है हमारा वैक्सिंग, ठीक है। तो वैक्सिंग क्या होता है, किसी भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक। प्लांट का एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम एज अ कोटिंग मीडिया, जिसको हम लोग वैक्स बोल सकते हैं, या जैसे कि हमारा मोमबत्ती होता है, कैंडल, ठीक है, वो भी एक टाइप का वैक्स है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ्रूट जो होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और उनका जो लॉस ऑफ मॉइस्चर रेट होता है, ठीक है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो कम कर देता है। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इवोपरेटेड कूल स्टोरेज, ये एक छोटा शॉर्ट टर्म टाइप का स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है फार्म लेवल पे, जिसको स्टेबल किया जाता है। ये इसमें क्या करते हैं, ये ब्रिक्स वगैरह का बना होता है, इसमें कूलिंग के लिए हम लोग वाटर सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इवोपरेटेड कूल्ड स्टोरेज, ठीक है। फिर है हमारा प्री पैकेजिंग। दिस टेक्नोलॉजी कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, हैंड्स कीप द कमोडिटी इन फ्रेश बोथ एट। प्री पैकेजिंग क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको डायरेक्ट हम लोग उसको पैक कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो पेरिसेबल टाइप का है या वो क्वालिटी को लूज़ करता होगा तुरंत एनवायरनमेंट में, तब के केस में हम उसको पैक कर लेते हैं। देन जब यूज़ करना हो तो हम उसको जहाँ भी हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो वहाँ पे जाके उसको ओपन करके यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा प्री पैकेजिंग। फिर है हमारा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, एक वेयर हाउस टाइप का है, ठीक। तो वेयर हाउस में उसमें क्या होता है, जैसे कि वेयर हाउस भी दो टाइप्स के आते हैं, ठीक। एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर हाउस और स्टेट गवर्नमेंट वेयर हाउस। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जाता है ताकि प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और उसका जो लाइफ हो वो ज़्यादा हो, ठीक। और इसमें हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो रेफ्रिजरेशन का पार्ट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन या लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, ताकि वो उसमें जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाए, ठीक। फिर हमारा पांचवा है मॉडिफिकेशन एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। ये भी एक पैकेजिंग का पार्ट है, जिसमें हम लोग जो हमारा एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग जो होता है उसका एडवांस वर्जन है, जिसको हम लोग मॉडिफाई किया। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी जैसे कि बनाना, कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, टोमेटोज जो होते हैं उनको हम लोग पैकेजिंग करते हैं। इसमें हम लोग LDPE यूज़ करते हैं, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक। फिर उसके बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो स्टोर करने के बाद वो बहुत दिन तक स्टोर भी होते हैं, जैसे इसमें टेम्परेचर्स भी बहुत कम होते हैं, रेफ्रिजरेटेड टाइप के ही होते हैं, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है कि रैप करना है, कैसे रैप करना है, और किस किस पैटर्न से उसको कितने दिन तक स्टोर होगा एज़ कम्पेयर टू 15, 30, उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है।
कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, it is based on the principle of maintaining a artificial atmosphere in storage room which has higher concentration of CO2 and lower concentration of O2। ठीक है, इसमें हम लोग CO2 और O2 यूज़ करते हैं। ठीक, क्यों? मतलब जो भी प्रोडक्ट स्टोरेज रूम जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग एक वेदर प्रोवाइड करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टोरेज सेक्शंस में। ठीक, इसके जो फिर उसके बाद है सातवां कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है? इसको हम लोग कोल्ड चेन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें कोल्ड चेन में क्या होता है, हम लोग फार्मर से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, लेने के बाद उसको ट्रीट करेंगे, उसका प्रोसेसिंग होगा, पैक होगा, देन सेल होके कंज्यूमर तक जाएगा। तो ये जो सिस्टम जो होता है ना, वो प्रॉपरली एक कोल्ड चेन सिस्टम है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो होता है डायरेक्टली फ्रेश टू हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली फ्रेश प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर तक डिलीवर हो जाता है। और इससे क्या होता है, वेस्टेजेस जो होते हैं क्वालिटीज़ की, मतलब जैसे कि हम लोग डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट भी कर लें और डायरेक्टली हम जाके वहाँ से परचेस कर लें, तो उससे क्या होता है, टाइम सेविंग होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में लॉस नहीं होता और हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहता है। ठीक, फिर है हमारा इरेडिएशन। इरेडिएशन ये भी प्रिजर्वेशन का टेक्निक है। इरेडिएशन जैसे माइक्रोवेव्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। गामा रेस आयनाइजिंग रेडिएशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम डोज के साथ। तो वो क्या करते हैं, जो उसमें माइक्रोवेव्स जो होते हैं उसको किल कर देते हैं और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन जो होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। ठीक है, इससे स्पॉइलेज कम होता है, स्प्रॉटिंग नहीं हो पाता, कंट्रोल हो जाता है, रूटिंग ऑफ ऑनियंस जो हैं वो सब कंट्रोल हो जाते हैं और स्टोर ज़्यादा दिन तक रहते हैं प्रोडक्ट। फिर एडिबल कोटिंग। ठीक, एडिबल कोटिंग में सेम हम लोग कोई भी एडिबल मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड, उसका हम लोग फिल्म बना के उसमें रैप करते हैं। ठीक, रैप करते हैं या उसको डिप करके भी निकाल सकते हैं अगर लिक्विड फॉर्म में है तो। फिर उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। ठीक, इससे वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो भी होते हैं ना प्रोडक्ट के, वो स्टोर रहते हैं। अदर मेथड तो इसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, स्पेसिफिक हार्वेस्टिंग, पेरिसेबल एट फार्म लेवल, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये सब आते हैं। फिर हम देखते हैं कूलिंग लोड कैलकुलेशन। तो कूलिंग लोड कैलकुलेशंस में क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें लोड कैलकुलेशंस होते हैं, मतलब उसमें लोड जनरेट हो रहे हैं। हम लोग रेफ्रिजरेशन पढ़ते थे तो उसमें रेफ्रिजरेशन में एक लोड होता है, अगर हम किसी को हीट कर रहे हैं तो लोड देना पड़ेगा, ड्राई कर रहे हैं तो लोड देना पड़ेगा, कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम किसी से करवा रहे हैं तो उसमें लोड देना पड़ेगा। तो वो लोड्स है हमारे कूलिंग लोड कैलकुलेशन। ठीक है, हीटिंग लोड कैलकुलेशन जो है वो रेफ्रिजरेशन का पार्ट है। तो रेफ्रिजरेशन में जो भी कैलकुलेशंस हैं उसमें हीटिंग एजेंट्स का भी कैलकुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक है, सो पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट फॉर द कोल्ड स्टोरेज टू मेंटेन रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर इन अ कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, under capacity plant may be load to the higher temperature of cold storage than required, while over capacity may lead to higher initial cost of refrigeration। ठीक, तो बेसिकली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि लोड्स जनरेट होंगे, किसको कितना लोड देना होगा उसके अकॉर्डिंगली वो हमें कॉस्ट उसका डिसाइड होगा कि अगर ज़्यादा लोड लग रहा है मशीन पे तो वो डैमेज भी हो जाएगा और उसका कॉस्टिंग जो होगा, क्योंकि अगर हमें हैवी वर्क के लिए चाहिए होगा तो हमें कॉस्टली प्रोडक्ट ही बाई करना पड़ेगा। तो वो सब जो हैं, इसमें क्या आते हैं कूलिंग लोड कैलकुलेशंस में। पहला है हमारा वॉल ग्रेन लोड। तो वॉल ग्रेन जो लोड होता है उसको द हीट फ्लो रेट बाय कंडक्शन थ्रू अ वॉल सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज कॉल्ड वॉल ग्रेन लोड। ठीक है, तो ये जो होता है फूरियर लॉ के थ्रू ही ये भी डिराइव किया गया है। Q इज इक्वल टू यू ए ब्रैकेट में, या तो इसको हम डेल टी लिख सकते हैं या तो हम इसे T1 माइनस T2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये वॉल है, ए T1 है, T2 है, Q है, U और A है। U जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है और Q जो है हमारा हीट फ्लो रेट है। ठीक है, और
उसके बाद डी टी या डेल टी जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल है, ठीक। फिर उसके बाद U की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, तो 1/UA इज इक्वल टू 1/HI HI जो है हमारा वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र है, कन्वेक्शन, ठीक है। x जो है थिकनेस है, k जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक। और फिर कुछ बच गया, a जो है हमारा एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हीट ग्रेन थ्रू वॉल फ्लोर सीलिंग वेरी विथ टाइप्स ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आउटसाइड वॉल एरिया, ठीक। फिर हमारा है एयर चेंज लोड, ठीक है। तो एयर चेंज लोड में हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कैरिड बाय द एयर व्हेन कोल्ड स्टोरेज डोर इज ओपन एंड पार्ट ऑफ कोल्ड एयर इज रिप्लेस्ड बाय आउटसाइड वार्मर एयर, ठीक। तो इसमें बेसिकली जो ओपनिंग सेक्शंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आउटसाइड की वजह से, मतलब इनलेट आउटलेट अगर है तो जब गर्मी का सीज़न है तो अगर बाहर ठंडा है, सॉरी बाहर गर्म है अंदर ठंडा है, तो अगर दरवाज़ा ओपन किया जाए तो अंदर का हवा बाहर का हवा अंदर आ जाता है और वो उसको गर्म कर देता है। तो ये जो चेंजेस हैं ये हमारे एयर चेंज लोड है। तो एयर चेंज लोड जो है वो है हमारा QA इज इक्वल टू M ब्रैकेट में H0 माइनस H1, ये भी सेम हम DH लिख सकते हैं या डेल H लिख सकते हैं। H जो है HI और H0 जो है वो हमारे एंथैल्पीज हैं इनसाइड और आउटसाइड के। फिर उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट लोड, तो प्रोडक्ट की वजह से जो भी लोड होंगे, ठीक है, कूल द प्रोडक्ट फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू स्टोरेज टेम्परेचर, तो इसकी वजह से लोड्स आएंगे। तो वो हो गया हमारे QP इज इक्वल टू MP इंटू C1 इंटू डेल T लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो इसमें सेम T1 T2 डिफरेंस है इनिशियल फाइनल मॉइस्चर का, C1 जो है हमारा स्पेसिफिक हीट है, MP जो है वो हमारा मास फ्लो रेट है, ठीक है। तो फ्रोज़न फूड के लिए इन्होंने और दिया है एक्चुअल प्रोडक्ट लॉस, तो QP इज इक्वल टू MP इंटू C1 T1 प्लस TF प्लस MP HFG प्लस MP C2 ब्रैकेट में TF माइनस T2। TF जो है हमारा फ्रीडिंग टेम्परेचर है, HFG जो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है, ठीक। फिर ये कोल्ड स्टोरेज के लिए इसने दिया हुआ है QR इज इक्वल टू MP इंटू रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। इसका यूनिट भी दिया हुआ है kg/h में और किलोजूल पर kg में, ठीक। फिर है मिसेलियस, मतलब अदर्स बोल सकते हैं इसको हम, मिसेलियस लोड जैसे कि कूलिंग लोड फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज के लिए, तो QC इज इक्वल टू किलोवाट जितना हमको लग रहा है इंटू 3600 किलोजूल पर आवर में, ठीक। ये हमारा मिसेलियस लोड या इलेक्ट्रिसिटी लोड। फिर ये जो भी है वो ओपनिंग है, वॉल्यूम ऑफ कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। उसके बेस पे एयर का एक्सचेंज कितना होता है, एयर चेंज फैक्टर्स, ठीक। तो 10 अगर वॉल्यूम का है मीटर स्क्वायर में तब उसका 1.2 है, बाकी डिटेलिंग इसमें दी हुई है बहुत सारे, ठीक है। फिर एक है हमारा फाइनल लोड, टोटल हीट लोड। जो भी हमारे पिछले लोड्स जो हमने देखे हैं उनको इसमें सबको ऐड कर देना है, तब हमारा हो जाएगा टोटल लोड, ठीक। फिर हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज का डिज़ाइन किस किस पैरामीटर्स फैक्टर्स पे डिज़ाइन किया जाता है, या टाइप्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज या टाइप्स ऑफ लोड उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो कोल्ड स्टोरेज का जैसे मैंने बताया था, आइसक्रीम जो होता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, -18 पे होता है, ये सब स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोरेज के यूज़ के बेस पे मिल्क कोल्ड स्टोरेज होता है, चीज़ कोल्ड स्टोरेज होता है, बटर कोल्ड स्टोरेज होता है, पोटैटो कोल्ड स्टोरेज होता है, ठीक। फिर होता है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज के बेस पे, कोल्ड स्टोरेज मेंटेन्ड एबो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कोल्ड स्टोरेज मेंटेन्ड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो होता है वो बिलो होता है, एक एबो होता है, ठीक। तो इसका जो स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक, कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि अपने को उसको ठंडा करके रखना है।
मोस्टली अगर माइनस हम कर देते हैं तो वो फ्रीजिंग का पार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए कोल्ड स्टोरेज जो मोस्टली होता है वो भी कोल्ड स्टोरेज बोल सकते हैं, लेकिन वो फ्रीजिंग, इसमें फ्रीजिंग नहीं होता। फिर उसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्टेड कोल्ड स्टोरेज, वॉक इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब ये चलते रहेगा। फिर इसके साथ इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लोड देखते हैं, जो पिछले लोड्स देखे हुए हैं उससे अलावा उसमें और क्या क्या लोड्स होते हैं। तो सेंसिबल हीट लोड, सेंसिबल हीट लोड मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट, वो होता है सेंसिबल हीट, ठीक। ये जो होता है सेंसिबल हीट, इस टर्म में हीट फ्लो थ्रू वॉल, सीलिंग, फ्लोर, वॉल, उसके थ्रू हम लोग जो भी उसमें लोड्स आएंगे जो सेंस कर सकते हैं, तो वो हो गए हमारे सेंसिबल लोड्स, ठीक है, सेंसिबल हीट लोड। फिर है हमारा लेटेंट हीट लोड। तो लेटेंट हीट लोड फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर, लेटेंट हीट फ्रॉम लोड फ्रॉम ऑक्यूपेंसी, ठीक है, लेटेंट हीट जनरेटेड फ्रॉम द स्टोर प्रोडक्ट्स, मतलब वो जनरेट हो रहे हैं, रखा है कि जगह गर्मी बढ़ रही है तो उसकी वजह से हीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो भी एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है उस जगह की, ठीक। तो ये सब जो है हमारे डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।